तो चलो मैं कहा बोर्ड पे देखना, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और कल हमने इसकी पहली एक्सरसाइज कराई जहां इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल में भी हम कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका मतलब आई थिंक आप जानते होंगे ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, दैट इज वहां जो भी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 1 है ना। एंड सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है, पॉलिनोमियल पे। बट पॉलिनोमियल में भी कौन से पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पर, वो पॉलिनोमियल जो लीनियर है। क्या है, लीनियर है। ठीक है, चलो हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 पे जाते हैं। अब देखते देखो किस तरह के सवाल है यहाँ पर। अब जैसे एक्सरसाइज 2.2 का आपकी जो नई बुक है मैथमेटिक्स की, उसका पहला प्रश्न देखो, सिंपल सवाल है बेटा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पहले खुद से बोलो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है। देखो 5x - 3 दो टर्म वाला लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है। x की पावर 1, डिग्री क्या है इसकी, मैक्सिमम पावर इज 1, दैट इज अ डिग्री 1, बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर में भी कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर में भी ये 1 वेरिएबल में है। किसमें है, 1 वेरिएबल में। ठीक है, लीनियर होने के साथ साथ क्या है, 1 वेरिएबल में है। ठीक है, चलो मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, देखो बाकी पार्ट आप कर लेंगे, इतना मुश्किल कुछ है नहीं। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल देखा है। अच्छा, एक आदत बनाओ, क्या करो, एक आदत बनाओ। 5x - 3 एक पॉलिनोमियल है, इसको देखो ऐसे लिखना चाहिए आपको। माना कि पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p है, तो पॉलिनोमियल ना क्या नाम दिया, p। और पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है बेटा, x वेरिएबल में। किसमें है, x वेरिएबल में। तो ऐसा लिखा करो देखो कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है px, कि पॉलिनोमियल है p किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। और एक्सप्रेशन क्या है उसकी, एक्सप्रेशन है 5x - 3। समझ रहा है। अब तुम लोग ऐसे लिख के क्या फायदा होगा, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब इससे फायदा ये होगा, जैसे पहला प्रश्न देखो, अब मैं बार बार 5x - 3 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल px। अब आप समझ रहे कि मैंने इसको जब नाम दे दिया तो इजी हो गया ना बार बार बोलने के लिए। क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल px। आप सब जान रहे हैं कि पॉलिनोमियल px फिलहाल क्या है, 5x - 3 की बात हो रही है। और सवाल ये था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 है, जिसको हमने px माना, हमें कह रहा है कि उसकी वैल्यू निकालो कब, जब x 0 है। जब क्या है, x 0 है। तो कैसे करोगे, पहला सवाल आपको px पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कब, जब x 0 है। तो कैसे करेंगे, जहां पॉलिनोमियल p में जो वेरिएबल x है उसको क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। मतलब पहले किसकी निकाल रहे हैं, एक्चुअल में वो निकाल रहे हैं p0। p0 का मतलब है पॉलिनोमियल p की वैल्यू, जब हमने वहां वेरिएबल x को क्या ले लिया, 0 ले लिया। क्या आएगा बेटा, ये देखो सिंपल, जहां x से वहां 0 रखोगे, 5 × x था तो 5 × x की जगह 0 हो जाएगा, माइनस में 3 कितना आएगा बेटा, ये 5 × 0 0 एंड 0 - 3 -3। मुझे बताओ बाकी पार्ट कर लोगे नहीं कर लोगे, सेकंड एंड थर्ड भी किया जा सकता है, इतना खतरनाक सवाल है नहीं। सेम चीज बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। बट इस बार देखो पॉलिनोमियल कैसा है, क्या पॉलिनोमियल लीनियर है। वो जो कल पढ़ा उसको भी रिवाइज करते चलो ना। मैंने कहा ना कल कि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल जितना ये बड़ा ऐसा लग रहा है ना क्या ही है, क्या बस बस पढ़ लिया। अब देखो ये चैप्टर बहुत क्या बोलो ना, बेसिक से स्टार्ट हुआ है और सच में बहुत ज्यादा लॉजिकल पे जाके खत्म होगा, है ना। और तब तुमको समझ आएगा कि तुमको जो कल पढ़ाया था वो कितना इंपॉर्टेंट था जानना, आगे जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करने की। नहीं तो फिर पूरा चैप्टर ना ये छितर बितर टाइप का हो जाएगा कि तुमने पढ़ तो लिया पर तुम्हें चैप्टर की पूरी कड़ी ही नहीं पता होगी क्या चल रहा था, है क्या नहीं। तो इसलिए कहा कि कल की जो क्लास थी दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, भले ही अभी आपको नहीं लग रही। जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो मैं याद कराऊंगा कि देख बेटा पीछे क्या पढ़ रहा था, पीछे क्या पढ़ रहा था, देखो वही सब कुछ आ रहा है। देखो ना यहाँ क्या आ गया, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री अंकुश गेट बंद करना है प्रॉपर, जिसकी डिग्री 2 है। अंकुश आगे बैठ जाओ बेटा, चल पीछे ही बैठ जाओ, चल तेरी इच्छा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है बेटा 7x² - 4s + 6। अब जो देखो पॉलिनोमियल कैसा है, 3 टर्म वाला, कैसा है, ट्राइनोमियल। डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 2, इसलिए उसने बोला इसको क्या, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल s में है, तो सिंगल वेरिएबल या 1 वेरिएबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। और इस तरह के पॉलिनोमियल को मैंने कहा आपने चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या करना सीखा,
फैक्टराइज करना भी सीखा। बट फिलहाल सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दिया, मैं कहूंगा इसको नाम दो। माना एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है p, किस वेरिएबल में बेटा? s वेरिएबल में। तो बेहतर है आप उसको लिखिए ps, है ना। पॉलीनॉमियल का नाम दिया p, कौन से वेरिएबल में? s वेरिएबल में। इक्वेशन है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, और हमें कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की वैल्यू निकालो जब s 0 है, तब निकालो जब s माइनस 3 है, और तब निकालो जब s 4 है। तो अगर मैं इसका पहला पार्ट करूं तो मुझे क्या निकालना है? इसकी वैल्यू कब? जब s 0 है। s 0 का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल p, जब वहां वेरिएबल जो s आ रहा है वो क्या लेना है? 0 लेना है। क्या लेना है? 0 लेना है। कर लोगे बेटा? 7 इंटू एस का स्क्वायर, s क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एस, एस क्या है? 0, तो माइनस 4 इंटू 0 हो गया, प्लस में 6, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, हटाओ, माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। तो मुझे बताओ बाकी पार्ट कर लोगे नहीं कर लोगे? अंकुश भाई, चिराग, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे पार्ट कराने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे किए जा सकते हैं। बेहतर है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और यहां से चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं सच में इस सवाल से चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाए, और तभी कह रहा हूं फोकस से अंकुश, फोकस से बोर्ड पे देखना। असर रहा हूं सवाल मेरे साथ साथ पढ़ना, सवाल का कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, सवाल से कैसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, और कैसे उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में बदलते हैं, ये कला आपको आज सीखनी पड़ेगी। तो ये आज आगे की एक्सरसाइज समझ आएगी और तुम भी बना पाओगे। खाली मैंने सवाल पढ़ा, मैंने बना लिया, इतने भर से नहीं होगा। सवाल समझना भी है, बट मैंने कहा भैया कैसे सवाल को पढ़ता है, कैसे वहां से उसको इंटरप्रिटेट करता है, कैसे उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लेके जाता है, वो सोच, वो अप्रोच आपको भी पकड़ना आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो सवाल मैंने कराया वो तो बना लोगे कि कुछ हद तक बच्चा याद कर लेता है कि हाँ ऐसे ऐसा था, बट फिर एक नया वर्ड प्रॉब्लम आएगा, फिर फंस जाएगा, जब तक तूने वो अप्रोच सीखी नहीं कि सवाल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उससे इक्वेशन बनाई जाती। चलो बातें नहीं करेंगे, सवाल पे आ जाओ। अब धीरे से स्लो मोशन में सवाल पढ़ेंगे। देखो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब सवाल पढ़ रहे। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ, क्या लिखेंगे इसको? सैलिन, बड़ा भयंकर, हाँ सालिन्स, बावरे सीधा नाम लोग देते, चिराग लोग देते। चलो द प्रेजेंट एज ऑफ सैलिन्स, और थोड़ा अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत, नाम है किसी का। द प्रेजेंट एज ऑफ सैलिन्स मदर इज 3 times सैलीज प्रेजेंट एज, फुल स्टॉप हो गया, आगे मत बढ़ो, इंटरप्रिटेट करो। देखो और ग्रामर भी आनी चाहिए। द प्रेजेंट एज ऑफ सैलीज मदर, सैलीज की मां की जो वर्तमान आयु है इज, और देखो इसका मतलब मैथ में होता है इक्वल टू, इसमें मैथ में इसका मतलब होता है बराबर है, कि सैलीज की जो मां की वर्तमान प्रेजेंट आयु है, इज मींस है, और मैथ में है, मैथ में इसका मतलब है बराबर है, किसके बराबर है? 3 times, 3 गुना सैलीज प्रेजेंट एज। तो समझ आया कि यहां एक मां है और एक बेटी है, बेटी सैलीज है और बेटी की मां है जो सैलीज मां हो जाएगी, और उन दोनों की प्रेजेंट एज में कंपैरिजन कर रखा है कि सैलीज की जो मां की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में, वो सैलीज की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु उसके 3 गुना है। तो ऐसे समझे इसको रफ में। देखो सवाल फेयर से ज्यादा रफ में सोचना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा। मोटा मोटा मेरे को यह समझ लिया कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो मदर की एज है वो क्या है? 3 times है उसकी बेटी, बोले तो डॉटर की एज। कम से कम इतना समझ आया नहीं आया कि ये स्थिति तो है कि प्रेजेंट में मां की आयु बेटी की आयु के क्या है? 3 times है प्रेजेंट एज। चलो ठीक है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आज नहीं, अब जो आगे की बात हो रही कब हो रही है? 5 साल बाद। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एड अप टू 70 years, और आज से 5 साल बाद उनकी एज का जो ऐड है दैट इज सम, मतलब आज से 5 साल बाद मां की एज और आज से 5 साल बाद ही बेटी की जो एज होगी उसका जो ऐड है दैट इज सम, वो कितना है? 70 years। तो मुझे ये भी समझ आया, बट मुझे समझ रहा है कि ये तो माँ, मदर और डॉटर की एज का सम क्या हो रहा है? 70 भी हो जा रहा है, बट कब? आज नहीं, ये होगा आज से, प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल बाद, है ना। और तो भी तुम जानो कि माँ की एज 5 साल बाद क्या होगी? जो आज है उससे 5 ज्यादा हो चुकी होगी। तो यहाँ माँ की कौन सी एज है? माँ की एज है कौन सी? 5 साल बाद वाली। और यहाँ डॉटर की एज भी कौन सी है? 5 साल
बाद वाली, है कि नहीं। और हमें कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, माँ और बेटी की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी। कैसे करेंगे जरा देखो, हम इक्वेशंस बनाएंगे। चलो अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, बच्चा कहेगा लेट क्या करना है, माँ की एज लेट करे या बेटी के। देखो माँ की एज का आइडिया है प्रेजेंट में कि वो बेटी की एज के 3 गुना है, तो हमेशा लेट उसको करिए जिसका कोई जिक्र हुआ नहीं। जैसे बेटी की एज का कोई जिक्र नहीं है, माँ की एज का फिर भी आइडिया कि माँ की एज प्रेजेंट में क्या है, बेटी की एज के 3 गुना है। तो हम किसको लेट करेंगे, बेटी की एज को लेट करेंगे, वो भी कौन सी, प्रेजेंट एज, है ना। तो चलो करते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, जो कि सैली है, या तुम लिख सकते थे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सैली, बट मैंने लिख दिया डॉटर। डॉटर सैली ही डॉटर है। मानते हैं बेटी की प्रेजेंट एज क्या है बेटा, एक्स ईयर। क्या माना कि बेटी की एज क्या है, एक्स। एक्स क्या है, एज है, तो लिखना पड़ेगा ईयर, है ना। ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर अगर एक्स ईयर हो गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर या सैलीज मदर आप कह सकते हैं, बट ठीक है बेहतर लिखिए मदर कितना हो जाएगा बेटा। उसने खुद बोला था कि प्रेजेंट में मदर की एज बेटी की एज के 3 गुना है। तो प्रेजेंट में माँ बेटी की एज अगर एक्स है, तो माँ की एज क्या है, बेटी की एज एक्स का 3 गुना। बोलो हाँ या नहीं। तो कम से कम आपको माँ और बेटी की प्रेजेंट एज मिल गई। ठीक है। अच्छा तो मैं आई थिंक इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर चुका हूं माँ की एज को निकालने में, है ना। अच्छा अब दूसरा देखो, एक स्टेटमेंट ये भी तो था। देखो मैं तभी इसे रफ में लिखता हूं क्योंकि मुझे बार बार सवाल नहीं पढ़ना पड़ रहा है, मैंने सवाल का इंटरप्रिटेशन अपने के लिए यहां कोने में कर दिया है पहले ही, है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि आज से 5 साल बाद माँ और बेटी की जो एज का सम है कितना है, 70 हो रहा है। बट कब, आज नहीं, आज से 5 साल बाद। तो मुझे समझ आ रहा है कि ये जो माँ और बेटी की एज ऐड करनी है या प्रेजेंट में नहीं, या से 5 साल बाद वाली ऐड करना है। तो मुझे माँ और बेटी की क्या करनी है, पहले 5 साल बाद वाली एज निकालनी है। तो मैंने एक केस बनाया, दैट इज केस है क्या कहते हैं, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। तो केस बनाया, केस है जो अब जितनी भी बातें होंगी सब क्या है, 5 साल बाद की है। आफ्टर 5 ईयर डॉटर एज बताइए कितना हो जाएगी। बेटी अगर वर्तमान में x वर्ष की है, तो 5 साल बाद बेटी की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर। बोलो हाँ या ना, हो गया। और 5 साल बाद जो मदर है, या मदर्स लिखना चाहिए था मेरे को, जो माँ की एज है वो क्या होगी, वर्तमान में माँ है 3x ईयर की, तो 5 साल बाद माँ की एज भी क्या हो चुकी होगी, 5 बढ़ चुकी होगी, दैट इज 3x प्लस 5। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट, शंका बोलो बेटा। और तभी देखो मैंने कहा देखो चैप्टर इंटरेस्टिंग हो गया, एक एक्सरसाइज बदलते ही चैप्टर इंटरेस्टिंग हो गया। अब आएगा मजा पढ़ाने में भी और मुझे लगता है पढ़ने में भी, है ना। बट बोर्ड पे बहुत ताक से देखना, मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों को सुनना, है ना। मैं एक ही बात मुझे जानता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ, कई लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है, बट मुझे लगता है हर तरह का बच्चा क्लास में होता है। कुछ पहली बार में पकड़ता है, तो कुछ, है ना अंकुश, दूसरी बार में सुनता है, कुछ तीसरी में भी। तो मैं 4 बार तक तो मैं बोलता ही हूँ मुझे लगता है ना। तो कम से कम मुझे सुनना, आपको समझ आएगा। अब देखो बेटा, आपके पास माँ और बेटी दोनों की एज क्या है, 5 साल बाद क्या होगी वो आ गया। और माँ और बेटी की 5 साल बाद एज में एक संबंध था। वो संबंध क्या था कि 5 साल बाद माँ और बेटी की एज का सम 70 था। और मेरे पे माँ और बेटी की 5 साल बाद क्या एज है वो पड़ी हुई है। अब मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने ही बोला कि 5 साल बाद जो माँ और बेटी की एज का समय कितना है, 70। तो लगाओ इसको x प्लस 5, ये होगी 5 साल बाद बेटी की एज, प्लस 3x प्लस 5, ये होगी 5 साल बाद। मैंने ब्रैकेट नहीं किया बिकॉज यहाँ पीछे प्लस था, तो मुझे पता था कि ब्रैकेट लगा के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब प्लस खुलेगा ब्रैकेट के लिए तो अंदर साइन चेंज होंगे नहीं। बट देखो आदत ये होनी चाहिए, ये अलग नंबर था और ये अलग नंबर था, ये पूरा एक नंबर था, ये पूरा एक नंबर था, दोनों को ऐड करना था। तो यहाँ क्या आना था, ब्रैकेट। बट मेरे को पता था बीच में क्या है, प्लस। तो जब प्लस खुलेगा ब्रैकेट के लिए तो साइन चेंज होने नहीं थे। बट देखो अगर माइनस होता तो फिर आपको ब्रैकेट करना था, क्योंकि आपको पता है कि फिर अगले स्टेप में साइन चेंज होते। तो इसका ध्यान रखा करो। भैया ने ऐसे किया तो भैया ने कुछ सोचा भी है ना, भैया हमेशा ऐसा नहीं करता। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, बोलो।
70, है ना। अब देखो यहां से आपके पास लीनियर इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है, एक लीनियर इक्वेशन आ रही है किसकी, एक्स की, और एक्स क्या है हमारा, डॉटर की एज। अगर यहां से एक्स निकल जाएगा तो मदर की एज भी निकल जाएगी, क्योंकि माँ की एज भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही है। चलो देखो बेटा, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस 3x कितना होगा बेटा, 4x नहीं होगा। अब 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, मैं अगले पन्ने पे जाऊंगा, मैं इसको छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब इसको छोटा करते ना पीडीएफ खराब हो जाती है, और इसलिए तुम्हारे ग्रुप पे कई सारी पीडीएफ डाल भी नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है, वो सेव तो कर ली, वो बहुत छोटी हो गई, अब क्या करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगाना पड़ेगा कि वो उसकी स्क्रीनशॉट लाओ, खींचो, फिर पीडीएफ बनाओ। और यही भी कारण है कि तुम्हारे ग्रुप पे पीडीएफ डाल नहीं पा रहा हूँ जो अब तक पढ़ाया, क्योंकि सच में उसमें भी टाइम बहुत लगाना पड़ रहा है। इतना समझ आ गया बेटा। अब मैं देखता हूँ कल संडे है तो कल बैठ के मैं वही करने वाला हूँ, क्या जितने चैप्टर पढ़ाए उन सबकी पीडीएफ पहले सही कर लूँ, फिर ग्रुप पे डालता हूँ। इतना समझ आ गया बेटा। तो मैं अगले पन्ने पे जाऊंगा, नहीं तो फिर एक गड़बड़ हो जाता है। तो याद रहेगा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70 तक हम पहुंच गए थे। तो अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई थी, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, है ना। और तुम जान रहे हो क्या आ गया अपने पास, देखो अब हमने क्या बना ली, एक लीनियर इक्वेशन बना ली। क्या बना ली, लीनियर इक्वेशन आ गई, है ना, किसकी, x की। अब यहां से x सॉल्व करो बेटा, 4x ऐसी रहेगा, ये 10 यहां जाके क्या होगा, 70 के साथ माइनस होगा, तो 4x विल बी 70 माइनस 10 दैट इज 60, और x विल बी 60 डिवाइडेड बाय 4, और x आ गया कितना बेटा, 60 डिवाइडेड 4 आई थिंक ये आएगा 15, 15 4 जा 60 होता है, तो 4 इंटू 15 करके 60 आ जाएगा, दैट इज 15। लो अपना x आ गया, और x क्या था, डॉटर सैलीज की एज, सैलीज थी क्या थी, जो भी थी, है कि नहीं, डॉटर की एज। अब लिख सकते हो आंसर, अब लिखो आंसर, अब लिखो। आपको पूछा गया था ना, मां और बेटी की प्रेजेंट बतानी है, डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या थी बेटा, ये देखो तरीका है लिखने का, आंसर कंक्लूड ऐसे करा जाता है, डॉटर प्रेजेंट एज लिखा, क्या मानी थी हमने, एक्स ईयर, और एक्स कितना आया 15, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या थी, एक्स ईयर, और मदर्स, ऐसे मत कर देना कि इधर उधर, आप भी जानते हैं आप इसके नीचे लिखेंगे, है ना। इतने समझदार हैं आप लोग। प्रेजेंट मदर्स प्रेजेंट एज, मां की जो वर्तमान आयु क्या थी, वो थी 3x, याद है, मां की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, 3x थी। अब x आ गया तो वहां से मां की प्रेजेंट एज 3x भी आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 15, बोले तो 45 ईयर, है कि नहीं। और देखो चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बेटी की प्रेजेंट एज 15 है, 5 साल बाद कितनी होगी 20, मां की प्रेजेंट एज क्या है 45, 5 साल बाद कितनी होगी 50, और दोनों का सम देखो कितना है 70। यही तो बोला था, आंसर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपने खुद ही चेक कर लिया है ना, कि मां और बेटी की जो परसेंटेज आई है उससे जब मैंने दोनों की 5 साल बाद वाली एज निकाली, एक की 20 आ रही है, एक की 50, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 70। और देखो सवाल में बोला गया था कि 5 साल बाद दोनों की एज का सम 70 है, तो देखो बिना आंसर निकाले भी, मतलब बिना आंसर चेक करे भी हमको चेक हो गया कि हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको करना है। समझ आया नहीं आया बोलो बच्चा, हाँ और ना। अगले सवाल पे जा सकते हैं हम लोग, चलिए तो अगले सवाल पे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल आप लोगों को समझ आया होगा, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो, अंकुश बात समझ आई क्या हो रहा है। चलो चलो अगला सवाल देखो, एक और आ गया। तो मुझे लगा तुमको अब चैप्टर में मजा आ रहा होगा, ये चैप्टर इतना बोरिंग है नहीं जितना कल ये लग रहा था, है ना। और सब बता रहा हूं, पुरानी बुक की चैप्टर, जो पुरानी एनसीईआरटी ना उसकी बुक से तो लाख दर्जे का चैप्टर बना दिया। सच में पुरानी बुक में थे वर्ड प्रॉब्लम, बट वो कोरोना के टाइम के बाद जब सिलेबस कटा तो वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे सवाल एक्सरसाइज ही उड़ा दी थी। अब अच्छी बात है कि वापस से आ गई हैं वर्ड प्रॉब्लम, और पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी वर्ड प्रॉब्लम। चलो मतलब मैं तो खुश हुआ, बाकी तुम लोग खुश हुए कि नहीं हुए पता। बीइंग अ टीचर बोर होता ना आदमी, एक ही चीज पढ़ा रहा है कई सालों से, ऐसा लगता है कि सब कुछ सवाल के आंसर रट ही गए, अब तू क्या ही पढ़ा रहा है, तू सोच भी नहीं रहा, है ना। अब सवाल, अब मेरे भी पहली बार हो रहा है, देखो मैंने इससे पहले सवाल पढ़ा भी नहीं है क्या है, तो मुझे भी अभी पढ़ना है, अभी समझना है, और अभी सोच के कराना है। पहले तो ऐसा होता था कि हर सवाल तुमने कितने सालों से देखा हुआ है, तुमको सवाल पढ़ने से पहले पता है कि कैसे करना है। तो बुक चेंज होनी चाहिए, मुझे लगता है हर 4 साल में तो बुक चेंज हो जानी चाहिए। टीचर लोगों के लिए बढ़िया है ना, मेहनत बढ़ती है बट बोरिंग नहीं रह जाता, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाता। चलो अब जब तुम अगले साल 10वीं में जाओगे, तुम्हारे साथ मेरे को 10वीं का किताब भी नया पढ़ाने को मौका मिलेगा। चलो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा
कहता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। समझ आया? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो डिफरेंस है कितना है 63। और जरा सोचना भी कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस किया और मानो मन में मानो कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर ए था, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी था, और तू कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 63। मुझे बता दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है कि तूने जो पहले लिया है वो तूने अपने आप दूसरे से क्या मान लिया, बड़ा मान लिया है। सुनो, है कि नहीं? अगर उसने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 63 है और तूने सोचा कि एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, फिलहाल मैं कर नहीं रहा सवाल, मैं सोच रहा हूं मन में कि देखो क्या क्या हो सकता है ना। और यही कहना है चैप्टर में, यही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज में, तो आपको करने से पहले सवाल पढ़ना है, सोचना है, जब हम करेंगे तो करेंगे, है कि नहीं? तो जब मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे क्या समझ आया कि सवाल में कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस कितना है, कितना है 63 है। तो मैंने माना कि मन में मान रहा हूं, अभी कुछ कर नहीं रहा सवाल, बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मन में माना कि एक ए है तो फिलहाल एक बी हो सकता है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है 63। बट समझना 63 पॉजिटिव है और तूने कहा अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 63, तो ये भी इंटरप्रेट करना सीखोगे। जब तूने a माइनस बी इज इक्वल टू 63 लिखा, तूने अपने आप से ही मान लिया कि a क्या था, b से बड़ा था। ये भी खुद से ध्यान रखना, है कि नहीं? उसने तो नहीं कहा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसने कहा दो नंबरों का डिफरेंस 63 है और तूने कहा a माइनस बी कितना हो गया 63 हो गया। अब तूने जैसे a माइनस बी 63 लिखा तो मतलब तूने खुद ही मान लिया कि जो नंबर तूने पहले लिया है वो माइनस के बाद जो दूसरा नंबर तू ले रहा है उससे बड़ा ले लिया। बड़े में से छोटा माइनस क्या होगा, तभी तो पॉजिटिव आया, है कि नहीं? चल आगे जा, रेशियो ऑफ टू इंटीजर, और उन दोनों इंटीजर का रेशियो कितना है 2:5। अब मुझे यह भी समझ आ रहा है कि वहां दो जो इंटीजर है उन दोनों इंटीजर का रेशियो क्या है, बोलो 2:5। बी बाई ए करने पे आ रहा होगा 2:5। बच्चा लगे तुमने बी ऊपर क्यों कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि देखो ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, तो ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, तो ये रेशियो अगर मैंने a माइनस बी लिखा तो ये रेशियो a बाई बी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ना a बड़ा है तो किसका नंबर बड़ा है 5। अरे बड़े में से छोटे को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, जब रेशियो करेगा तो ऊपर नंबर बड़ा होगा नीचे नंबर छोटा, तभी तो सिंप्लीफाई करने पे ऊपर बड़ा नीचे छोटा आया, है कि नहीं? और उन दो नंबरों का रेशियो कितना है 2:5 है, ये भी समझ आया। चलो कह रहा फाइंड द टू इंटीजर, वो दो इंटीजर निकाले, कैसे करेंगे, बहुत इजी होने वाला है। तो सवाल हमारे पास ये है कि दो इंटीजर हैं पॉजिटिव, दोनों को माइनस करने पे 63 आता है और उन दोनों का रेशियो दे रखा कितना 2:5, ठीक है? और कह रहा है कि दो इंटीजर लिखा, तो इसको देखो ऐसे कर लेते, तुम पहले रेशियो वाली कंडीशन सोचो, पहले तुम क्या करो रेशियो वाली कंडीशन सोचो कि दो नंबर हैं ए एंड बी और ए रेशियो बी कितना है 2/5। आई थिंक आपको ये बात याद है कि अगर दो नंबर ए और बी का रेशियो अगर 2:5 है तो हम उनको रेशियो से क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अगर ए बाई बी दो नंबर हैं और उनका रेशियो 2:5 है तो बेटा लेट दी फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x। ये पता है कि उसका रेशियो कितना है 2:5, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना? दी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा 5x। अच्छा मुझे कोई बताएगा ये x क्यों चिपका देते? टीचर कई लोग ऐसे बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि दो नंबर का रेशियो है तो पहले 2:5, तो पहले में क्या कर इस 2 के आगे x लगा दे 2x, दूसरा हो गया 5x। क्यों ऐसा क्यों भाई, दिमाग लगाओ यार। अगर वो नंबर a और b कुछ ना कुछ नंबर तो थे ही ना, a और b, तुमने रेशियो निकाला तो आया क्या 2:5। बट खुद सोचो a और b दो नंबर रहे होंगे, अब ये a और b से 2:5 कैसे आ गया? अरे तुम जानते हो जब रेशियो करते हो तो क्या करते हो, अरे तूने जो इसमें डिवाइड किया होगा वही इसमें भी डिवाइड किया होगा, नहीं किया होगा? जैसे सपोज कर एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15, तो 10 और 15 का रेशियो क्या आएगा? तुम क्या करते हो रेशियो निकालने के लिए एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे क्या किया 5 से डिवाइड, है कि नहीं, है ना? अब जब कॉमन नंबर से डिवाइड किया तो क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2 और 15 डिवाइडेड बाय 5 3, और आप कह रहे हैं रेशियो है 2:3। अब उल्टा दिमाग लगा,
नंबर तो ये थे, रेशियो कैसे आया है, उन नंबरों में से कुछ कॉमन नंबर डिवाइड करके, और वो कॉमन नंबर जो तूने डिवाइड किया था अगर मैं इन पे फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे जो पहला नंबर का पार्ट है वो 2 है, अगर उसमें 5 डिवाइड किया तो 5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, वापस से 10 नहीं आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो 3 है दूसरे नंबर का रेशियो होगा पार्ट, उसमें अगर मैं वापस से 5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो वो अप्रोच लगा रहे हैं, वो वाली अप्रोच लगा रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं, हमारी अप्रोच ये है कि भाई देख दो नंबर ए और बी रहे होंगे और हमें क्या दे रखा है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ रेशियो कैसे आया होगा, इस ए और बी में से कोई कॉमन नंबर डिवाइड किया गया होगा, नहीं किया गया होगा, है ना। और हम एक्चुअल में x उस नंबर को मान रहे हैं जो दोनों नंबरों का रेशियो करते वक्त दोनों से डिवाइड किया गया होगा। तो माना कि इसमें से भी x डिवाइड किया गया था, तो a डिवाइड पहला नंबर जब x से डिवाइड हुआ तब 2 आया, और इसी प्रकार से नीचे 5 कैसे आया कि दूसरा नंबर जो b था उसको भी उसी x से डिवाइड किया गया होगा और तब क्या आया, 5 आया। अब दिमाग लगाओ, इस 2 में मैं वापस से ये x मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला नंबर a नहीं आ जाएगा, और इस दूसरे नंबर के रेशियो के पार्ट में अगर मैं फिर से x मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, b नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये अप्रोच चल रही है कि पहला नंबर a और b का रेशियो का 2:5 है, तो मैंने सोचा कि a बाय b करके 2:5 कैसे आया होगा, इसका मतलब a और b में कोई कॉमन नंबर डिवाइड किया गया होगा, माना वो कॉमन नंबर क्या था, x रहा होगा। अब अप्रोच ये है कि वो नंबर a वापस कब आएगा, जब उसके रेशियो में वो कॉमन फैक्टर में x वापस मल्टीप्लाई करूंगा। तो समझ रहे, ये जो x तुम मल्टीप्लाई करते हो कौन होता है, ये x वो नंबर है जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो था जब हमने a और b का रेशियो निकालते समय a और b उन दो नंबरों से डिवाइड किया होगा, वापस से वो x क्या करोगे, उन दो नंबरों में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वो नंबर आ जाए। समझ आया नहीं आया। तो तुमको टीचर बोलता है कि दो नंबर का रेशियो है, बस x लगा दो, अरे पूछो तो सही कि क्यों x लगाते हो, x है क्या जो लगा रहे हो मल्टीप्लाई, है ना। वो x क्या है कि आपने जो एक्चुअल में नंबर दो रहे होंगे, माना कि a और b, उनका तुमने कहा कि रेशियो है 2:5, तो ये 2:5 कैसे आया, a थोड़ा ना 2 है, a तो कोई नंबर आया होगा, उसमें तुमने कोई नंबर x डिवाइड किया होगा तो 2 आ गया होगा, है कि नहीं। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर नीचे b रहा होगा, उस b नंबर में भी आपने क्या किया होगा, वही x डिवाइड किया होगा तो 5 आया होगा, समझ लो। अब अप्रोच ये चल रही है कि जब रेशियो आया 2:5 तो ओरिजिनल नंबर में कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया था तो 2 आया था, और वही x या वही नंबर b में भी डिवाइड किया तो 5 आया था। अब अप्रोच ये चल रही है कि अगर मुझे वापस से a चाहिए तो a कैसे आएगा, कि जो उसका रेशियो है ना, उसमें क्या करो, जो नंबर से डिवाइड किया था 2 लाने के लिए इस x में वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो x, और इसी प्रकार से दूसरा नंबर b कैसे आएगा, b में दूसरे नंबर में भी तो x डिवाइड किया होगा तब आया था 5, अब उस 5 में वापस से क्या करो, x मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा नंबर b आ जाएगा। तो समझ आया, समझा करो कि क्यों लेट करते हैं x को और क्यों x चिपका देते हैं, है कि नहीं। खाली ये नहीं कि हाँ रेशियो दे रखा है, टीचर ने बोला कि बेटा हाँ दो नंबरों का रेशियो होगा तो तू क्या कर सकता है, तू लेट कर सकता है, क्या कुछ नहीं करना, पहला नंबर का रेशियो है 2 पहले और दूसरे का रेशियो 2:5, तो पहले को क्या मान, उसके 2 के आगे x लगा दे, दूसरे क्या मान 5 है। अरे समझ तो सही हो x क्या है, गणित चल रहा है कि जादू चल रहा है, हमें चिराग गणित पढ़ रहे हैं कि जादू पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं मेरे भाई। चलिए तो समझ आया, ये x क्या होता है, ये x वो नंबर है जब एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर का जब रेशियो निकाला गया होगा तो उन दोनों नंबरों से एक कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर डिवाइड किया होगा, हम उसको मानते हैं x, कि x इज कॉमन फैक्टर जो रेशियो निकालते समय डिवाइड दोनों नंबर से किया गया होगा। अब उनके रेशियो में वापस से वो x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो लेट द फर्स्ट नंबर 2x, लेट द सेकंड नंबर 5x, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास दोनों नंबर आगे किसके टर्म में, x के टर्म में, मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, 2x या 5x, ये x का 2 गुना है, x तो दोनों का सेम ही है ना भाई, अगर यहाँ x 7 है तो यहाँ भी 7 ही होगा, अगर यहाँ x 12 है तो यहाँ पर भी हमें नहीं पता फिलहाल, है ना। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि x इसके लिए कुछ x तो एक ही वेरिएबल है, अगर x 8 है तो 8 यहाँ पर भी यहाँ भी 8 है, तो मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन है, 2x की 5x, 5x बड़ा है, x का 5 टाइम्स। अब उसने कहा कि दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना था 63, अब बता किसमें से किसको माइनस करेगा, दोनों का डिफरेंस 63 है, बट क्या तो 2x माइनस 5x करेगा, गलत हो जाएगा। अगर तुमने लिखा 2x माइनस 5x इक्वल टू 63, बोला कि पहला ये है दूसरा ये, अरे पहले में से दूसरा थोड़ा माइनस करने की बात कर रहा है,
दोनों का डिफरेंस 63 है और डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो बड़े में से छोटा ही माइनस किया गया है। अब तू अपनी अक्ल लगा ले कि बड़ा कौन है इन दोनों में, तो ऐसे नहीं कि चलता ही चला जा रहा है, बस बोला कि हाँ दोनों का डिफरेंस है तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। अरे देख तो ले, जो डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव, तो समझ आता है कि बड़े में से छोटा ही माइनस किया गया होगा। बड़ा कौन है 5x, छोटा कौन है 2x, और दोनों का डिफरेंस कितना बेटा। अब लो यहां से x की क्या आ गई अपने पास, लीनियर इक्वेशन आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5x माइनस 2x दैट इज 3x इज इक्वल टू 63, और देखो यहां से x निकाला जा सकता है, x कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 3 और x आ जाएगा 21। बोलो हाँ या ना। अब देखो x आ गया, हमें कह रहा था फाइंड द टू इंटीजर, वो दोनों इंटीजर निकालो, तो निकाल लिया इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर कितना था 2x था, और 2 इंटू एक्स कितना आया बेटा 21, कितना आ जाएगा 42। तो जो पहला इंटीजर था वो क्या था 42 था। अब यहां देखो सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या है बेटा, सेकंड इंटीजर है 5x, तो 5 इंटू 21 दैट इज 5, और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 105। और चेक कर लो, देखो तुम चाहो तो खुद ही आंसर चेक कर सकते हो। मैं अगर 42 का रेशियो करूं 105 से, है कि नहीं, तो देखो ये भी 21 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 21 से डिवाइड हो रहा है ना। 42 डिवाइडेड बाई 21 दैट विल बी 2, और 105 जब 21 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5। देखो दो नंबर जो है उनका रेशियो कितना है 2:5 है, और 105 में से 42 को माइनस करो 63 भी आएगा, है कि नहीं। तो तुम्हें आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। 105 बड़े वाले में से छोटे नंबर कितना, दूसरा नंबर 42 को माइनस किया, 5 में से 2 गया कितना 3, 10 में से 4 गया 6। देखो दोनों कंडीशन मीट कर रहा है, और क्या आंसर का सबूत चाहिए, है कि नहीं। दोनों का रेशियो 2:5 भी है और दोनों का डिफरेंस 63 भी है। तो लो यहां आपका आंसर क्या है वो चेक भी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, समझ आया कि नहीं आया, आगे बढ़ सकते हैं अंकुश, चलिए, है ना। अब तो मजा आ रहा होगा ना, मजा भी आ रहा होगा, चिंता भी हो रही होगी भाई कि मेरे को भी ये सब सोचना है, करना है ना। देखो कितना एक ही सवाल में कितना कुछ है बच्चे के लिए करने के, उसको पहले सवाल पढ़ना आना चाहिए, सवाल तुझे समझ आ गया क्या पूछ रहा है, फिर सवाल से तुझे इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, है ना। और तुम देख रहे हो मैंने 2 ही सवाल बनाए, दोनों सवाल में कोई समानता थी, वो एक अलग वर्ड प्रॉब्लम था, उसका सोच अलग था, इसका सोच अलग है। और मैं कह रहा हूं कि आपकी बुक में कितने गिनती के 5वें पहुंच गए, 6ठे में पहुंच गए, 7वें पहुंच गए, और आई थिंक चैप्टर खत्म। तो तुमको क्या लगता है सिर्फ 7 सवाल जिनमें से 2 तो सिंपल थे, दैट इज जस्ट 5 वर्ड प्रॉब्लम, तुम्हें क्या लगता है जस्ट 5 वर्ड प्रॉब्लम बनाने से चैप्टर आ जाएगा आपको, या आपको आप एक्सपर्ट हो जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम बनाने में, नहीं। और तभी कहता हूं कि देखो एनसीईआरटी से बाहर भी आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ 5 वर्ड प्रॉब्लम बनाने से तो बोलेगा मैं वर्ड प्रॉब्लम का एक्सपर्ट बन गया, नहीं बन पाएगा मेरे भाई। हाँ फिलहाल एनसीईआरटी में ये हम करा रहे हैं, ऑब्वियस बात हम और भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, बट कम से कम इतना करना है, और इसके बाद अपनी प्रैक्टिस को और आगे लेके जाना है, तब आपको चीजें समझ आएंगी, समझ लो। चलो सवाल पे आ जाते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं यार, चिल्ला के ना मुंह सूख जाता है। तो क्या करें, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupee coin। समझ आया किसी को, रूबी एक बालिका है जिसके पास कह रहा है कि रूबी हैज का मतलब है, हैज और हैव का मतलब पोजीशन के लिए भी होता है कि कोई आपकी चीज आपके पास है तो उसके लिए भी हैज एंड हैव लगाया जाता है। कहता है रूबी हैज, रूबी के पास है या रूबी के पास मौजूद है क्या 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 rupees coin। किसको समझ आया कि रूबी के पास है 3 times as many 2 rupees coin, रूबी के पास 2 रुपए जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है 3 गुना है। रूबी के पास 2 रुपए की सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है, वो 3 गुना है। किसके 3 गुना है, she has 5 rupees coin, किसके, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। तो क्या समझ आया, स्थिति यह है कि रूबी के पास कुछ 3 रुपए के सिक्के भी हैं
है कि नहीं? 3 रुपए के सिक्के कैसे होते हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं, सॉरी मैं वो बोला कौन से देश में पहुंच गए। तो रूबी के पास कुछ 2 रुपए के सिक्के भी हैं। इतना पढ़ के समझ आया होगा ना कि रूबी के पास कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। और वो क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन। रूबी के पास 3 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, 3 रुपए के कॉइन्स की जो संख्या है वो क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। किसके 3 गुना है? एज सी हैज, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। तो 5 रुपए के जितने कॉइन्स हैं उसका 3 गुना संख्या में उसके पास 2 रुपए के या 2 रुपए के कॉइन्स। तो रूबी के पास 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 गुना है। किसके? किसके? उन 5 रुपए के सिक्के की संख्या के जो उसके पास मौजूद। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपल ऐसा है कि रूबी के पास 3 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो 3 रुपए के सिक्के बारे में बोल रहा हूं, 2 रुपए के जो सिक्के की संख्या है उसके पास वो क्या है, 3 गुना है। किसके? उसके पास मौजूद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। समझ आया? खुशी कुमारी बाउंस कर गया है ना। और देखो यहां तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं सवाल पढ़ना आपको खुद से भी आना चाहिए, है ना। यहाँ तो मैं अनुवाद कर रहा हूँ बट मुझे डाउट रहता है बच्चों को कई बार, है ना, कि कितने लोगों को मैं बोलता था इस स्टेटमेंट को पकड़ पाते। चलिए फिलहाल मैंने आपको समझाया, आप भी पढ़ना सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए तो इतना समझ आ गया कि रूबी के पास 2 रुपए की सिक्कों की संख्या उसके पास मौजूद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। और तभी देखो मैं ऐसा पसंद करता हूँ, रफ में लिख देता हूँ, इससे मुझे सवाल बार बार पढ़ना नहीं पड़ रहा। उस स्टेटमेंट को पढ़ने से अच्छा कि मैं पढ़ लूंगा मैंने क्या लिखा है, मैं इसको अच्छा इंटरप्रिटेट कर पा रहा हूँ क्या, कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुना है किसके, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। यही पहली स्टेटमेंट है। आगे बढ़ो। इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, और टोटल क्या है उसके पास 88 रुपीज। अब तुम भी जान रहे हो 88 रुपीज कैसे बने होंगे, उस 88 रुपीज में से कुछ अमाउंट 2 रुपए के सिक्कों में होगी, है ना, और कुछ अमाउंट 5 रुपए के सिक्कों में होगी। सोचो तुम ही रूबी हो, तुम्हारे पास क्या है, कुछ 2 रुपए के सिक्के, कुछ 5 रुपए के सिक्के, और तुम कह रहे हो भैया मेरे पास क्या है 88 रुपीज है। तो मैं इसको कैसे लूंगा, वो 88 रुपीज कैसे बना, उसमें से कुछ अमाउंट 2 रुपीज के कॉइन्स में है और कुछ अमाउंट 5 रुपीज के कॉइन में है, और उनका सम है क्या 88। तो मैंने इक्वेशन भी सोच ली कैसे बनी, है ना। तो मुझे निकालना है कि 2 रुपए के सिक्कों में कितना अमाउंट है, 5 रुपए के सिक्कों में कितना अमाउंट है, और उनका सम है क्या टोटल 88 रुपीज। चलो कहता है हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव, बताओ ऑफ ईच टाइप, बताओ प्रत्येक तरह का कितने सिक्के हैं उसके, प्रत्येक तरह के कितने सिक्के हैं, मतलब कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने 3 रुपए के सिक्के। तो हमें लेट करना है सिक्कों की संख्या। बताओ क्या लेट करें, 2 रुपए के सिक्के लेट करें कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या लेट करें, 2 नहीं 5, क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का आइडिया आपको है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। किसका आइडिया नहीं है आपको, आपको अनुमान या कोई जानकारी नहीं देता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। मैंने यही कहा था कि जब आप लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं वो भी क्या सिंगल वेरिएबल, हम दूसरा वेरिएबल लेट नहीं कर रहे ना, नहीं तो क्या करता, मानता 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपए की संख्या की संख्या y है, बट आई थिंक हमें इक्वेशन सिंगल वेरिएबल बनानी है तो हम दूसरा वेरिएबल लेट ही नहीं कर सकते हैं। तो मुझे सोच के लेट करना पड़ेगा किसको लेट करना है ना। तो मैं लेट करूंगा किसको, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, और मैं देखता हूं कि 5 रुपए के सिक्कों की कोई जानकारी नहीं है, 2 रुपए के सिक्कों की जानकारी है कि वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। तो क्या किया, लेट दी नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, माना कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 2 नहीं यार, हमें 5 की लेट करना है, मैंने भी बोला। तो लेट करते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है x, कुछ तो संख्या होगी 5 रुपए सिक्के की संख्या, तो मैंने माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है x। अच्छा अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है x, तो बताओ द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने होंगे, बोला गया था उसके पास 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 गुना है किसके, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। तो 5 रुपए के सिक्के अगर x हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं
₹5 के सिक्कों की संख्या x के 3 गुना, दैट इज 3x, है कि नहीं? इतना बना लिया। अब मुझे बनानी है लीनियर इक्वेशन, तो मैं पहली स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर चुका हूं। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि टोटल रुपीस कितने हैं? 88। अब मुझे बताओ एक ₹5 का सिक्का कितने का होता है? उसकी वैल्यू ₹5 होती है। तो अगर कहें मेरे ₹5 का एक सिक्का है तो कितने रुपए हैं तेरे पास? ₹5 हैं। और जो रूबी है बेटा उसके पास ₹5 कितने सिक्के हैं? x। तो बता ₹5 में कितने अमाउंट है उसके पास? 5x। नहीं समझे? मैंने कहा कि तुम्हारे पास ₹5 का एक सिक्का है तो कितने रुपए है तुम्हारे पास? 5, क्योंकि ₹5 का एक सिक्का ₹5 का होता है। नहीं अंकुश, तेरे जेब में ₹5 का एक सिक्का है तो तू आज कितने रुपए का मालिक है? तू कहेगा भैया मेरे ₹5 हैं। अब सोच तू रूबी होता तो तेरे पे ₹5 कितने सिक्के हैं? x। तो बता तेरे पे कितने रुपए हो गए? 5x। कितने हो गए? नहीं समझे? अगर तेरे ₹5 के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए तेरे पास? 5 × 2 10। तेरे पे ₹5 के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपीस है तेरे पास? 5 का एक सिक्का 5 के बराबर और 3 सिक्के 5 3 15 रुपीस। अब इसी तरह से दिमाग लगाओ कि रूबी के पास तो ₹5 के x सिक्के हैं तो उसके पास ₹5 के सिक्कों में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 5x। कितना? 5x। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बालक। इसी प्रकार से ₹2 का एक सिक्का 2 के बराबर होता है। अगर आयुष के पास ₹2 का एक सिक्का है तो आयुष कितने रुपए का मालिक है? ₹2 का। और आयुष कहता है भैया मेरे को ₹2 के 2 सिक्के हैं तो आयुष तेरे पे कितने रुपए हैं? 2 × 2 दैट इज 4। और आयुष कहता है भैया मेरे को ₹2 के 10 सिक्के हैं तो आयुष के कितने रुपए हैं? 2 × 10 दैट इज 20। इसी प्रकार से रूबी के पास ₹2 के 3x सिक्के हैं तो रूबी के पास ₹2 के सिक्कों में कितना अमाउंट है बेटा? 2 × 3x जो कि 6x हो जाएगा। ये अमाउंट है ₹5 के सिक्कों में, ये रुपए पड़े हैं उसके पास ₹2 के सिक्कों में, और इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएंगे? कितने रूबी के पास पैसे हैं और रूबी के पास कितने पैसे हैं वो उसने आपको बताया था। कितना बेटा? 88। बोलो हाँ या ना बालक लोग बोलो। बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन 5x 2x × 3x बेटा 6x = 80। सॉल्व कीजिए बेटा। 5x + 6x कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 5 आई थिंक 11 होता है क्या? है ना? कितना आएगा ये? अच्छा मैं वही सोचने वाला था कि मैं भी वही सोचने वाला था कि आंसर गलत आ रहा है क्योंकि डिवाइड तो होने वाला नहीं है। हाँ ये मेरे को कहाँ से भूल गया मैं, पर चलो ठीक है ये तो करेक्शन कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि बच्चा हमारा चौकन्ना रहता है। मैंने पता नहीं क्या सोच के लिखा बट ठीक है दैट इज 88। ऑब्वियस सी बात है। 5x + 6x बेटा कितना? 11x = 88 और x कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 88 / 11 दैट विल बी 8, है कि नहीं? इतना आपके पास आ गया। अच्छा इसको यहां से हटा सकता हूं क्या? है ना? इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और चाहो तो मैं तुम्हारे बना लेता हूं, क्या होता है ये देख के तुमको समझ आ जाए सवाल में था क्या कि उसके पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुना थी, ये स्थिति थी। अब देखो x आ गया। अब आपको बताने की ₹2 कितने सिक्के और ₹5 के कितने सिक्के, तो लिखो ये आप इसके नीचे लिखेंगे अलग से। तो लिखा नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने थे बेटा? x जो कितना आया? 8, है ना? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। आयुष बातें मत करो बेटा। कितना है? 3x 3 × 8 दैट इज 24, है कि नहीं? और टोटल सिक्के कितने उसके पास? 24 + 8 कर लो दैट इज 6 और 30 32, है कि नहीं? बट ये पूछा नहीं गया, ये पूछा नहीं गया। अच्छा इस सवाल में तो ऐसे ही पूछ सकता है। अभी तो क्या बताओ दोनों सिक्के कितने हैं? अगर बोलता बता टोटल कितने सिक्के तब भी आपको इतना करना ही पड़ता। आपको 2 के कितने वो भी निकालने पड़ते, 5 के कितने वो भी निकालने पड़ते, बट आपका आंसर ना ये था ना ये था। आपको एक लाइन और लिखनी पड़ती, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स x + 3x जो कि 4x होता तो 4 × x करते या इन दोनों का सम करते, एक ही बात है कि नहीं समझे चिराग बाबू? आगे बढ़ेंगे आप। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, वो कहता है फार्मर कट्स a
300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। क्या समझ आया? एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, एक फेंस समझते हो, दैट इज अ बाड़। बाड़ समझते हो ना, जो खेत के चारों तरफ लगाते हैं कि जानवर ना चला जाए, कोई आदमी, है ना भाई, जो लोग खेत में घुस के किसान के गाजर खीरे चुरा लेते हैं, बालक लोग करते हैं ना, ऐसे बच्चे लोग करते ही है ना। तो क्या करते हैं, ये जानवर ना चला जाए तो क्या की जाती है, फील्ड जो है, मैदान है, उसके चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, तार लगाई जाती है। तार इज फेंसिंग, है ना, कांटेदार तार, दैट इज फेंसिंग। तो कह रहे हैं फार्मर क्या करता है, 300 फीट लंबी, देखो उसे लंबा नहीं बोला, बट अंडरस्टूड है ना बच्चा, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, 300 फीट क्या लंबाई है वो, है ना। उसने कहा फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, फुल स्टॉप। इतना समझो, क्या समझ आया? एक फार्मर है जिसके पास एक 300 फीट लंबी फेंसिंग थी, तार थी, जिसको वो क्या करता है, 2 पीस में काट लेता। मान लेते हैं ये पहला पीस है और ये दूसरा पीस, जो बोला ना डिफरेंट साइज, बराबर नहीं, दोनों अलग अलग साइजेस में काट लेता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। लॉन्गर पीस, और कह रहा है कि जो लॉन्गर पीस है, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, 4 टाइम्स द एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। और क्या समझ आया कि 2 पीस में काटा, वो भी अलग अलग साइज के या लेंथ के। और फिर आगे कहता है जो लॉन्गर पीस है, 2 पीसों में से जो वो पीस जो लेंथ में लंबा है, वो क्या है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है किसके, उस पीस के जो शॉर्टर था। तो मुझे समझ आ गया, ये जो सेकंड, मेरे हिसाब से जो सेकंड पीस लंबा दिख रहा है, ये क्या है, इससे 4 गुना बड़ा है या 4 गुना है। और हमें कह रहा है बताओ दोनों पीसों की लेंथ कितने, सिंपल सवाल है ना। मैं क्या करने वाला हूं, किसको लेट करूंगा, छोटे पीस को कि बड़े पीस को? बड़े पीस की लेंथ तो पता ही है, बड़े पीस की लेंथ क्या है, छोटे वाले से 4 गुना है। तो छोटे वाली पीस के लेंथ को x मानूंगा, है कि नहीं, बोलो। छोटे वाली पीस की लेंथ x मानूंगा, बड़े वाली पीस की लेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। और दोनों का सम कितना आएगा, जो फेंसिंग की लंबाई 300 फीट थी उतनी आएगी। बन गई इक्वेशन, है कि नहीं। चलो क्या करते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस, माना कि स्मॉलर पीस की लेंथ कितनी है, ये क्या कर दिया बेटा, ए चलो कोई नहीं, तो उसके साथ खेलना नहीं था ना, मोतियों की माला के साथ खेल रही, सब बिखर गया, कोई नहीं था। देखो फिलहाल सवाल इंपॉर्टेंट है, बस मैं ना गिर जाऊं इन मोतियों पे ना, मेरे पैरों पे तो नहीं है ना। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पीस कितना बेटा, हमने माना x। अच्छा x क्या है, फीट, ये लिखना सीखो। अरे x क्या है, कहीं x बेटी की एज थी तो ईयर लिखा, कहीं x क्या है, नंबर है तो जस्ट x लिखा, जो नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। बच्चा क्या करता है ना, सिर्फ लेट करता है। अरे आपने जो लेट किया वो कोई चीज है, जैसे इस केस में जो x आपने लेट किया वो क्या है, किसी चीज की लेंथ है। और लेंथ किसमें आप जान रहे हैं, फीट में। तो आपको जब भी लेट करते हो, अगर उसकी यूनिट है तो वहां यूनिट लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये x क्या है, x फीट लेट किया है, क्या लेट किया है, x फीट है। चलो तो लेंथ ऑफ लार्जर पीस, और जो लार्जर पीस है बेटा उसकी लेंथ कितनी है, कितनी हो जाएगी, छोटे वाले पीस से 4 गुना। क्लियर है इतना। और तुम भी जानते हो दोनों पीसों की लेंथ को ऐड करेंगे तो वापस से क्या आएगा, टोटल जो फेंसिंग की लंबाई थी दैट इज 300 फीट, वो आ जाएगी। बोले तो x प्लस 4x इज इक्वल टू, बोलो 300 फीट, x प्लस 4x कितना आएगा, 5x इज इक्वल टू 300। x कितना होगा बेटा, x विल बी 300 डिवाइडेड बाय 5। सीधा कर लो क्या, थोड़ा जगह बच जाएगी मेरे लिए ना, मुझे नीचे लास्ट कंक्लूड करना होता है। कितना आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात, आप 300 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 60 आए, है कि नहीं। अब आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप लिखिए लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस कितना था बेटा, x फीट, और कितना आया x फीट, वो आया है 60 फीट। कितना हो गया x, कितना आया 60 फीट, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको यहां लिखूंगा क्योंकि वहां जगह नहीं बची, छोटा मैं करना चाह नहीं रहा, फिर पीडीएफ पूरी खराब होती है और ज्यादा, है ना। क्या करेंगे, अब लिखो यहाँ पर, आप लोग ऑब्वियस इसके नीचे ही लिखेंगे, है ना। इतने समझदार आप लोग हैं, ऐसा मत कर देना रफ वर्क की, पता लगा यही किया यही डाल दिया, करते हो कई लोग ऐसे करते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कि सच में पेपर में आंसर कैसा लिखा जाता है, कहीं भी कुछ भी लिखते हैं। लेंथ ऑफ लार्जर
30 कितना था, वो था 4x, 4 इंटू एक्स कितना है बेटा, x है 60, दैट इज 240 फीट। समझ आया नहीं आया? तो लार्जर पीस है 240 फीट का और स्मॉलर पीस है 60 फीट का। मुझे लगा ये सवाल भी समझ आया होगा, एक आसान सवाल था ये। चलिए मुझे लगता है लास्ट सवाल आज का। ठीक है, हम लोग बहुत सही समय पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय में बर्बाद नहीं किया, दैट इज डिसेंट टाइम। कहता है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या समझ आया? सिंपल सवाल कह रहे हैं रेक्टेंगल की जो लेंथ है इज, और मैंने कहा मैथ में इसका मतलब है इज इक्वल टू, दैट इज बराबर है। तो कह रहा है एक रेक्टेंगल की, तो देखो बना लो, जब आप इस तरह के सवाल करते हो ना सोचा करो कि रेक्टेंगल तो कहानी में आ गया ना, तो देखो एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की बात चल रही है और कह रहा है कि इस रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ भी होती है, उसकी एक ब्रेथ भी होती है, और कह रहा है रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज एल की बात चल रही है, वो क्या है, इज मींस बराबर है, किसके बराबर है, 3 मोर, 3 ज्यादा, बट 3 किसमें ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के 2 गुने में। लो आपने लेंथ समझ ली क्या दे रही है ना। और यही कह रहे चैप्टर की खूबसूरती यही है कि वर्ड प्रॉब्लम को साथ साथ इंटरप्रिटेट कर लिया करो, है कि नहीं? खाली पढ़ता रहेगा 4 बार, पढ़ने से क्या होगा, जो स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसको मैथमेटिकली भी तो सोच। उसने क्या कहा, रेक्टेंगल की जो लेंथ है इज मींस, तो मैथ पढ़ना आना चाहिए, इज मींस इज इक्वल टू, वो नहीं बोलेगा, आप बोलिए, इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, 3 मोर देन, तो 3 ज्यादा, 3 में ज्यादा नहीं, 3 ज्यादा, 3 जुड़ेगा किसमें, 3 किसमें जुड़ रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के 2 गुने में। तो कैसे इंटरप्रिटेशन है, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के 2 गुने में 3 ज्यादा है। चलो आ गया, एंड द पैरामीटर, और पैरामीटर कितना है 24। आई थिंक पैरामीटर जानते हो क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और पैरामीटर कितना दे रखा है बेटा 24 दे रखा है, और हमें कह रहा है डायमेंशन निकालो, डायमेंशन क्या, वो लेंथ और ब्रेथ ही हमें निकालना है। ठीक है, चलो लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, खुशी, लेंथ को लेट करें कि ब्रेथ को लेट करें, खुशी महाराज, हमें लेंथ करना है या ब्रेथ लेट करना चाहिए, ब्रेथ लेट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि लेंथ का आइडिया आपको है ना, लेंथ की जानकारी है तो सही आपके पास इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ, लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 गुने में 3 ज्यादा है। क्या नहीं पता आपको, ब्रेथ नहीं पता, तो हम ब्रेथ लेट करेंगे। अरे मुंह सूख जाता है, क्या करें। यहां देखो बेटा, तो लेट करने वाले हैं क्या, लेट दी ब्रेथ, या आप उसको विड्थ कह सकते हैं, लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, माना यहां जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ या ब्रेथ जो है वो क्या मानी हमने, x। अच्छा x किसमें लोगे, देखो पैरामीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अंडरस्टूड है जब पैरामीटर सेंटीमीटर में दिया तो उसकी डायमेंशन भी किसमें दी, सेंटीमीटर। तो कैसे x लिखोगे, x क्या है, लेंथ है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ डायमेंशन किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो आप जब लेट कर रहे हैं तब भी आपको यूनिट लिखनी चाहिए। x क्या है, कोई रुपीज है क्या, अगर x रुपीज होता मैं रुपीज लगा था, अगर x कोई वजन है तो x केजी या जो भी यूनिट होती है वो लिखता। तो आप जब भी लेट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको यूनिट लिखनी चाहिए, अगर वहां यूनिट है, अगर नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे सवाल है एक नंबर है तो नंबर की यूनिट होती हुई, तब x लिखा था। तो x क्या है, माना कि विड्थ है किसकी, रेक्टेंगल की, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया कितना, ब्रेथ के 2 गुना, है ना, ब्रेथ के 2 गुना, दैट इज 2x में 3 ज्यादा, ब्रैकेट कर लो, ये हो गया उसका ब्रेथ। अब लेंथ पता लग गई x में, ब्रेथ पता लग गई x में, अब आपको पैरामीटर देखा 24। आप जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 2x, समझ लो ना, 2 ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ कितनी है 2x प्लस 3, ये तो हो गया लेंथ, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x, है ना, ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और ये जो पैरामीटर है ये आपको दे रखा कितना 24, ये आपको ऑलरेडी दे रखा था कितना 24। सॉल्व करो, यहां से x आ जाएगा, x आ जाएगा तो ब्रेथ भी आ जाएगी, और यहां x रखूं तो लेंथ भी आ जाएगी। सॉल्व करो, ब्रैकेट खुला, 2x प्लस 3 प्लस x 24
ये 2 यहाँ 24 से डिवाइड ही कर लो, बेहतर है। देखो यहाँ पर से अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है और 2 पूरे के मल्टीप्लाई में तो 24 के डिवाइड में भी जा सकता है। और एक अच्छी चीज मैं कह रहा हूँ, डिवाइड में जाके 24 को डिवाइड भी कर रहा है, तो ये टेंशन भी नहीं कि डिवाइड में जाके डिवाइड होगा नहीं, बेकार में फ्रैक्शन में फंस जाएगा, है ना। हाँ, अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा होता, जैसे यहाँ होता 21, अब 21 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नहीं ले जाता मैं, तब चुपचाप यहाँ मल्टीप्लाई करता है। खामा सवाल को फ्रैक्शन में क्यों ले जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को फ्रैक्शन में दिक्कत होने लग जाती है ना। बट इस केस में मैंने देखा कि 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, 24 को पूरा डिवाइड भी करेगा, तो कोई दिक्कत फ्रैक्शन वाली आएगी भी नहीं। तो यहाँ 2 को मैंने क्या किया, 24 के डिवाइड में ले गया। बोलो, ये दोनों ऐड हुए, 2x और x कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3। बोलो हाँ या ना, ठीक है। यही कर लो थोड़ा सॉल्व। अब 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12। 3x कितना आएगा बेटा, ये 3 12 से यहां देखिए माइनस होगा, कितना आएगा 9, और x कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 3। चलो आपके पास x क्या आ गया, 3 आ गया। अब लिखो, उसको अगले पन्ने में लिखेंगे जहां जगह नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट, और लेट नहीं, हमने लेट किया था क्या कि वृत्त कितनी है x, और x हमारे पास आ चुका है, तो हमने लिखा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज क्या थी, x सेंटीमीटर, और हमारा x कितना है बेटा 3, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या थी, लेंथ थी 2x प्लस 3। तो लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज क्या था 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और इसी के साथ हम लोगों ने अपनी सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 2.2 है ना खत्म कर ली। अब हम कल मिलेंगे तो हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज, और तुम देखना नई एक्सरसाइज में कुछ नया ही है, ठीक है। नई एक्सरसाइज में कुछ नया ही है, वहां भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम ही है, बट थोड़ी सी एक अलग अप्रोच में। और देखो मैंने वहां एग्जाम्पल भी करा, रीजन है कि मैंने सोचा कि एग्जाम्पल भी करा दे, मैंने देखा एग्जाम्पल अच्छा था। और समझ लो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैं सारे चैप्टर में नहीं करा रहा, कुछ के मुझे सही दिखे तो मैंने डाल दिए, मैं करा भी रहा हूँ बोर्ड पे। बट जिन एक्सरसाइज के मैंने एग्जाम्पल नहीं भी कराए, तो भाई एनसीईआरटी अगर कम से कम बना रहे हो तो उसका कम से कम बुक एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल के सवाल भी बना लेना। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम्पल में सवाल आसान हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में सवाल है वो आसान है और एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे वो टफ थे, और तुमने एग्जाम्पल कभी प्रैक्टिस नहीं किए, और पेपर में सवाल कहाँ से आ गया, एग्जाम्पल से आ गया, और वो आसान भी नहीं था कि तुम बना लिया, है ना। तो इतना ही हम करा रहे हैं। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकता है ना। हम कल मिलेंगे तो हम 2.3 करेंगे, बट आज के लिए इसको यहाँ बंद किया या इसको एंड किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सुबह आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, देखो क्या मस्त क्लास खत्म हो गई, है ना। अब तुम दिन भर फ्री हो, अब तुम उस समय में पढ़ लो, तुम्हारी इच्छा है, कुछ और करने की इच्छा है कुछ और करो। अब तुमको है ना चिंता नहीं होगी, अरे भाई ट्यूशन जाना है दिन में, है कि नहीं, है क्या चिंता, अरे बोलो। हमने वो चिंता सुबह खत्म कर दी तुम्हारी। चैप्टर 2 ना, क्लास सेकंड। तो चलो इसी एंड पे क्लास खत्म हो गई है। अंकुश बैग अंकुश ने उठा लिया है, आता लेट है और जानने का भाई को हट से अभी टाइम पे क्यों नहीं आता, देख बाल कहाँ टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं क्या, हाँ बे सीधा बिस्तर से उठ के यहीं एंट्री मारता है क्या, हाँ।